हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अब पाइथन का जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक जो कोडिंग्स थी, GUI, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसमें हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर SQL पढ़ा होगा तो डेटाबेस क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये आप लोगों को पता होगा। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि जो SQL होती है ये भी एक लैंग्वेज होती है। डेटाबेस मतलब जो MS एक्सेस में आपने बनाए होंगे डेटाबेस, उस तरीके से हम कुछ एडवांस लेवल पे डेटाबेसेस बनाते हैं और उसमें से डेटा को रिट्रीव करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम जैसे हम नॉर्मल अभी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये टेम्प्रेरी होता है, समझ रहे हैं? जो हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं ये अपने टेम्प्रेरी होता है। तो इस चीज़ को अगर आपको परमानेंट करना है तो अपन को डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो हमको डेटाबेस की ज़रूरत, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, रन करवाया, फैक्टोरियल हो गया, कोई भी अरे का हो गया, किसी भी प्रोग्राम को आप पाइथन में बनाते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं और उसको रन कराते हैं, उसको सेव कर दिया, दैट्स इट, फाइनल। लेकिन अगर हमको सर्वर बेस पे, यानी कि कहीं बहुत जगहों पे चीज़ें पड़ी हैं, उस बेस पे हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना है, या परमानेंट बेस पे हमारे बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है। जैसे पाइथन में हमने जो बटन्स देखे, टेक्स्ट बॉक्सेस देखे, मतलब एंट्री बॉक्सेस देखी, लेबल्स देखे, इन सब से एक चीज़ बनी। अब उसके बैक में हमको उसको डेटाबेस से कलेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं, तो फेसबुक पे भी क्या होता है, आप यूज़र आईडी में डेटा डालते हैं, पासवर्ड में आप डेटा डालते हो, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो जितने भी यूज़र आईडीज़ होंगे या जितने भी पासवर्ड्स होंगे वो कहीं ना कहीं तो सेव होंगे, ठीक है? तो वो सेव कहाँ होंगे? डेटाबेस पे। तो इसलिए हमें डेटाबेस की नीड होती है। तो अब जब पाइथन को हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें SQL सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको MySQL के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है? गूगल पे जाके सिंपली आप टाइप करोगे MySQL इंस्टॉलर, ठीक है? ये जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको डाउनलोड करना है। यानी कि सबसे पहले आपको एक MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसको हम इस पर इंपोर्ट कराएंगे और पाइचाम में इसका यूज़ करेंगे। मेरा 32 बिट है कम्युनिटी एडिशन, तो मैं 32 बिट डाउनलोड कर रही हूँ। ये मेरा डाउनलोड हुआ, इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, तो कोई बात नहीं। ये आपसे जैसे ये चीज़ें पूछेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, ठीक है? तो ये अभी हमारा डाउनलोड हो रहा है, 428 MB दिख रहा है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, ठीक है? तो मैं तब तक और बता देती हूँ कि हमने डाउनलोड पे डाला है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बहुत पहले पिप करके बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको पिप इंस्टॉल करना होता है NLTK के लिए। हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी उसको यूज़ किया था, टोकनाइजर वगैरह हमने पढ़ा था। तो अब हम उसी के थ्रू, यानी कि पाइथन में अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप पिप को यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिप इंस्टॉल और उसका इंस्टॉल जो भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर का नाम दे दीजिए, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो भाई यही चीज़ के लिए आपको इसमें भी यही करना है, आपको ये इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये चीज़ आप चाहो तो एंड टू एंड कर सकते हो। देखो मुझे अभी टाइम लग रहा है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ, मैम हमें ये प्रॉब्लम आई। तो मैंने सोचा इट्स ओके, एक क्लास ही मैं इसका बक कर देती हूँ। तो 420 एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। तो तब तक हमें एक कोडिंग तैयार कर लेते हैं, ठीक है? एक कोडिंग हम तैयार कर लेते हैं जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ें लिखनी है वो मैं बता देती हूँ। आपको पिप इंस्टॉल आप कर देंगे, उसके बाद यहाँ आपको लिखना है इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ये अब जब वहाँ आ जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने MyDB लिया, आप मनु कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने लिखा MySQL डॉट कनेक्टर। ये आपका क्या है, आपकी लाइब्रेरी है जिसमें से आप कनेक्ट फंक्शन को ले रहे हैं, ठीक है? इसमें आपको होस्ट समझते हैं कि आप किस सर्वर पे काम कर रहे हैं, है ना? तो अभी मेरा लोकल होस्ट है क्योंकि मैं इसी पे काम कर रही हूँ।
लोकल होस्ट हो गया। देन इसमें आप लिखोगे यूज़र आईडी पासवर्ड। देखिए यूज़र आईडी वहाँ मांगा जाएगा अब जब अपन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं अनु डाल रही हूँ। पासवर्ड मेरा सिंपली 1 2 3 4 डाल देती हूँ, ठीक है। इस लाइन से क्या होगा, मेरा जो MySQL होगा, ये देखिए मेरा तो अभी डाउनलोड हुआ नहीं है, जस्ट चेकिंग अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें डाउनलोड होने के बाद का काम है, ये समझ रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, इस लाइन से आपने एक वेरिएबल में आपने आपके डेटाबेस के एड्रेस को होल्ड किया है। मतलब ये आपका जो MySQL है उसके एड्रेस को आप डाल रहे हो, यानी कि MySQL कनेक्ट होकर इस वेरिएबल में आ जाए। तो आगे अपन को कुछ भी यूज़ करना होगा तो ये MyDB एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब हमें अगर रिकॉर्ड्स फेच करना है तो आप MyCursor यूज़ करोगे। जिन्होंने SQL पढ़ लिया उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिन्होंने SQL नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं अभी सिर्फ कनेक्टिविटी बता रही हूँ, उसके बाद कमांड्स में अलग से आप लोगों को एक क्लास में बताऊंगी कमांड्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है। आप कनेक्टिविटी पढ़ लो, ठीक है। अब ये जैसे MyCursor है, MyCursor क्या है, ये क्या करेगा, एक एज अ पॉइंटर काम करेगा। क्या काम करेगा, आपके वेरिएबल में से, यानी कि आपके SQL डेटाबेस में जो भी चीज़ें उनको लोकेट करेगा। मतलब एज अ पॉइंटर, यानी कि उस एड्रेस को ये होल्ड करके रखेगा, उस एड्रेस पे आपको पहुंचाएगा और आपका एग्जीक्यूट कर देगा। आप इसमें कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हो, जैसे मैंने C दिया है, C पे मैंने लिखा है MyDB डॉट कर्सर, ठीक है। ये आपने वेरिएबल ले लिया है। अब आपको अगर कोई भी SQL की क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है तो आप C.execute कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी जो भी कमांड्स मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, वो आपको यूज़ करना है। अभी जैसे मैं लिख रही हूँ शो डेटा बेसिस, ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फॉर मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि मेरे कर्सर में, यानी कि मेरे जितने भी डेटाबेसेस हैं उसके अंदर का डेटा दिख जाए। तो ये मैंने जस्ट अभी लिखा है। इसमें क्या होगा कि मेरा कर्सर मतलब मेरा जो डेटाबेस है वही चाहिए मुझे। मतलब हमारे जितने भी डेटाबेसेस हैं एक के बाद वो इसमें आना चाहिए। लेट्स सी अपना डाउनलोड हो गया, यस ये डाउनलोड हो रहा है। ये आपने ओके किया, थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्लीट होने से पहले मैंने चला दिया, इसलिए ये आप यहाँ पे रन अब देखिए मेरे को मांगा जा रहा है .NET फ्रेमवर्क, आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की एरर्स आएंगी तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में .NET फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। ये .NET फ्रेमवर्क
अपना सिस्टम वेरी करता है। कोई सिस्टम अच्छा देता है, कोई सिस्टम सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सपोर्ट करता है। तो आपको उसे किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया, मेरे को वार्निंग मैसेज आया कि नहीं है, तो जस्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने का सीधा तरीका है, गूगल पे जाके सर्च करो और डाउनलोड कर लो। तो अभी मैंने ये अपना .NET फ्रेमवर्क भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब एक बार अपन ट्राई करके देखते हैं MySQL का क्या हुआ। क्या एरर आती है, क्योंकि जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे तब तक हमें एरर का पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो जस्ट ट्राई कीजिए। देखिए 4.5 प्लीज इंस्टॉल 4.5.2। अब मैंने कहाँ से क्या इंस्टॉल किया था, तो इसको अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। जो मेरे पहले वाला .NET फ्रेमवर्क था, ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आपको जो जो स्टेज पूछे जा रहा है उसको आप इंस्टॉल कर दो। तो आज इसीलिए मैंने ये वीडियो प्रैक्टिकली बताया, क्योंकि उस टाइम जो एरर किसी की आती, इसी तरीके से किसी और कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कुछ और भी पूछ सकता है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, मतलब मैक का OS यूज़ कर रहे हो, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को वेरी करता है, उसमें भी बिट भी वेरी करता है। तो नथिंग टू बॉदर अबाउट, ये जस्ट अपना हो जाए, टाइम लग सकता है। जितने हम यहाँ पे कोडिंग की बात कर रहे थे, इस कोडिंग को बाद में नहीं समझा रही हूँ मैं। हमने MySQL को इंपोर्ट कर दिया, MySQL.connector, फिर उसके अंदर हमने हमारा लोकल कंप्यूटर की ID दे दी, यूज़र और पासवर्ड दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जैसे सेलेक्ट की क्वेरी है, तो आप सेलेक्ट क्वेरी भी कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये देखो, ये कोई मैंने टेबल बनाई होगी, उसमें से मैं डेटा रिट्रीव कर रही हूँ। ये सेलेक्ट, क्रिएट, ये सब अब मैं आपको अलग से समझाऊंगी, तो ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये MSc के बच्चे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो उनको मैं SQL का एक ब्रीफ रिव्यू दे दूँगी। कुछ कमांड्स होते हैं बेटा इसमें, जिसमें क्या होता है, इन कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यानी कि रो और कॉलम के अकॉर्डिंग डेटास तैयार करते हैं और उसमें सेव करते जाते हैं। फिर उन डेटा में इसमें से अगर आपको कोई डेटा निकालना है, रिट्रीव करना है, तो अपन इन क्वेरीज को यूज़ करते हैं। इसी को, ये जो लिखा है सेलेक्ट स्टार, ये SQL क्वेरीज कहलाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तो प्रोसेस बहुत टाइम लगेगा। लेट्स सी, अगर आज हो जाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन बाकी कल कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें MySQL भी इंस्टॉल करना है। MySQL हमें वार्निंग दे दी थी कि आपके पास .NET फ्रेमवर्क नहीं है। देखो फिर ये इंस्टॉल होता है, जब तक मैं और समझा देती हूँ। देखो, कोई भी ऑपरेशंस अगर आपको डेटाबेस में करनी है, तो आपको पाइथन से अगर डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर टाइप चाहिए होगा। इसी ब्रोकर का काम कौन करता है, ये MySQL। तो MySQL के थ्रू आप उस डेटाबेस पे CRUD ऑपरेशंस कर सकते हो। CRUD, ये होता है CRUD।
CRUD का मतलब आप क्रिएट ऑपरेशन कर सकते हो, रीड ऑपरेशन कर सकते हो, अपडेट ऑपरेशन कर सकते हो और डिलीट ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको डेटाबेस में से कोई भी डेटा को रिमूव करना है, डिलीट करना है, कोई टेबल बनाई है उसमें से कुछ हटाना है, उसमें कुछ ऐड करना है या कोई टेबल क्रिएट करनी है, तो उस केस में आप इन SQL क्वेरीज को यूज़ करते हैं। जिसमें अगर आप कोई टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल यूज़ में आता है, अगर उसमें आपको डेटा डालना है तो इंसर्ट क्वेरी यूज़ में आती है, उसको हटाना है तो डिलीट क्वेरी काम में आती है। इस तरीके से बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो अपन पढ़ लेंगे जो काम में आती है। अब इसको इंस्टॉल होने में देखो टाइम लग रहा है, हो जाता है तो आज ओवर कर लेंगे, नहीं तो इंस्टॉल होने के बाद का मैं कल आपको बता दूंगी कैसे इंस्टॉल हुआ था। तो जैसे सेलेक्ट कमांड होता है, तो ये सेलेक्ट कमांड स्टार का मतलब होता है सारा। तो इस क्वेरी में क्या कहना चाहता है कि स्टूडेंट नाम की कोई टेबल है, उसमें से सारे डेटा को निकाल के दो। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स में मान लो नेम और मार्क्स हो तो वो नेम मार्क्स सारे आपको दिख जाए। इसी तरीके से अगर आपको क्रिएट करना हो कुछ तो हम इस तरीके से लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और यहाँ आप रो का नाम कॉलम दे सकते हो, जैसे नेम वेयर केयर, इस तरीके से मार्क्स नंबर। ठीक है, इस तरीके से टेबल बन जाएगी। फिर इसमें आपको डेटा डालना है, नेम मार्क्स में डालना है, वैल्यूज, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। फिर इसमें अगर आपको कुछ डिलीट करना हो तो इस तरीके से डिलीट किस टेबल में से, स्टूडेंट में से, डिलीट स्टूडेंट्स, कंडीशन लगा सकते हैं। मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगी आपको, अभी जब तक ये हो नहीं जाता तब तक जस्ट बेसिक देख लो, तो बहुत टाइम लगेगा भाई। ठीक है, कोई नहीं, आप इंस्टॉल कर लेना, अपन इसकी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी 10 मिनट्स हो रहे, देख लेते हैं। तो डिलीट स्टूडेंट्स वेयर, इस तरीके से अपन कंडीशन दे सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स होते हैं। अपडेट भी है, कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। सेट नेम इज इक्वल टू सन वेयर नेम इज इक्वल टू अन, यानी कि नेम को सन कर दो जहाँ नेम अन है। ठीक है,
था। अब हम अपना MySQL इंस्टॉलर करेंगे। इसमें टाइम लग रहा है, बट वी मस्ट वेट। रिस्टार्ट कर देना अगर चलेगी तो एक बार, क्योंकि मेरे को वार्निंग दे रहा है रिस्टार्ट करने की। बट मैं आपको एक बार जस्ट बता दूँ जल्दी से। एक्चुअली मैंने उसको वहाँ डाल रखा है ना अभी, इसलिए इतनी प्रॉब्लम आई। मैंने अभी रिस्टार्ट करती तो चल जाता। पहले जो इंस्टॉल किया था वो था .NET फ्रेमवर्क। हम जो अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो है MySQL इंस्टॉलर। MySQL इंस्टॉलर चलाने के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है।